नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, भारत के संविधान को शुरू किया था और भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अपने ने पढ़ा था, जिसे कहा जाता है भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना या फिर प्रिम्बल, जिसके अंतर्गत अपने ने सब कुछ पढ़ लिया था। और मैंने आपको एक संविधान की एक इमेज भी बताई थी कि हम उस इमेज को अगर दिमाग में रखेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि भारत का संविधान कैसा है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका था, उस इमेज को वापस एक बार करता हूं, जिससे हमें ये पता रहे कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। पहली मैंने आपको बताई थी प्रस्तावना, सेकंड बताया था संविधान के भाग, थर्ड मैंने आपको बताया था अनुच्छेद, और लास्ट अपने ने बताया था अनुसूची। ये चार मूलभूत चीजें हैं किसमें, संविधान में। इन चारों चीजों को आप पढ़ लेते हो तो आपका लगभग संविधान आपका पूरा हो जाता है। और हमने उस पर शुरुआत करी थी किसको लेकर, प्रस्तावना को लेकर, और हम इस टॉपिक को लगभग कंप्लीट कर चुके थे। किसको, प्रस्तावना को लेकर। आज हम प्रस्तावना से आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसे कहा जाता है संविधान के भाग। एक क्वेश्चन इस एग्जाम में इसमें से भी आ जाता है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं संविधान के भाग की। संविधान का या संविधान के भाग। पहला ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलता है कि आखिर संविधान के भाग कितने हैं। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको आंसर देखने को मिलेगा। अगर सही भी मिलेगा तो आप ये नहीं लगा पाते कि इसके ये दो आंसर क्यों हैं। तो पहले तो वो डाउट आपका यहां पर क्लियर कर देता हूं। संविधान के जो भाग हैं, उन भागों की दो स्थिति है, एक क्रमांक और एक गणना। जब क्रमांक की दृष्टि से बात करेंगे तो मैंने कहा मूलभूत ढांचा है, भाग 22 से प्रारंभ से और आज भी कितने 22 है। गणना की दृष्टि से इसमें 25 आते हैं। अब आप कहोगे कि ये 25 जो आते हैं वो कैसे आते हैं, ये +3 कहां से हो गए, कौन कौन से हो गए, इन पर हम आज चर्चा करेंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा भाग कंप्लीट हो जाएगा। और आपके एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम्स में। लेकिन उसको पढ़ने के लिए मैंने कहा स्टूडेंट ज़्यादातर भागों को रटने की कोशिश करते हैं। हम रटेंगे नहीं, हम उनको समझेंगे, और एक एक चीज़ को अगर समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, और फिर हम कभी लाइफ में उनको भूलेंगे नहीं। तो बात करते हैं संविधान के भाग की। तो देखिए, संविधान का भाग प्रथम और संविधान का भाग द्वितीय, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। हमेशा इन दोनों को एक साथ याद करेंगे। संविधान का भाग प्रथम और संविधान का भाग द्वितीय क्या कहता है उसको समझना। भारत का संविधान का भाग फर्स्ट की बात कर लो, अनुसूची फर्स्ट की बात कर लो, या फिर अनुच्छेद फर्स्ट की बात कर लो, तीनों एक ही बात कहेंगे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। किसका, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र यानी कि भारत की भौगोलिक सीमा की बात की जा रही है। भारत किन किन से मिलकर बना है, उन सब की बात की जा रही है। जैसे अपने घर नहीं होता तो घर का एक प्लॉट होता है, उस प्लॉट की पहले क्या करते हैं, बाउंड्री करते हैं। समझ में आ गई, सेम वैसे का वैसा ही है। उसको समझिएगा कि एक प्लॉट की बाउंड्री कर रहे हैं तो भारत की भौगोलिक निर्धारण कर रहे हैं, भौगोलिक सीमा का, और कह रहे हैं कि भारत किससे मिलकर बना है। एक भारत संघ है और उसके साथ साथ उसके क्या है, राज्य क्षेत्र हैं। उन राज्य क्षेत्र से मिलकर या राज्यों से मिलकर संघ बना है, और उस संघ का नाम क्या, भारत है। तो भाग फर्स्ट भारत की आउटर सीमा या फिर उनकी सीमा क्षेत्र या उन राज्यों के बारे में, उस संघ के बारे में बताता है। पहला अनुसूची भी यही है, अनुच्छेद भी यही है, और भाग भी यही है। ध्यान रखिएगा, पहली अनुच्छेद, अनुसूची, अनुच्छेद या भाग के अंदर एक ही चीज है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की जानकारी। किसकी, कितने राज्य हैं, कितने
संघ शासित प्रदेश है या फिर कितने यूनियन टेरिटरी है, उन पर बात हम डिटेल से करेंगे। जब हम एक एक भाग को पढ़ेंगे, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, तब उनमें डिटेल से पढ़ेंगे। आज केवल हम भागों को पढ़ रहे हैं, जिससे हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट भाग, तो पहला भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें एक चीज याद रखनी है बस अपने को, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आपको भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की जानकारी दी गई, जिसमें कौन बनेगा, कैसे बनेगा, शामिल होगा नहीं होगा, नाम कैसे होगा, परिवर्तन कैसे होगा, सीमा का निर्धारण कैसे होगा, नए राज्य कैसे बनेंगे, भारत से बाहर का क्षेत्र भारत के अंदर शामिल हो सकता है तो कैसे हो सकता है, उसका क्या प्रावधान है, ये सब कुछ आपको इन 4 आर्टिकल्स में देखने को मिलेगा, 1, 2, 3 और 4। और इसमें जानकारी किसकी है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहली बात, जब हमने बाउंड्री बना ली और बाउंड्री के साथ साथ एक मकान का निर्माण कर दिया, लेकिन आप जानते हो कि कई बार आप फेसबुक पे किसी पढ़ते हो कि मकान तो था, घर तो था, मकान तो था, लेकिन वो घर नहीं बना। तो घर के लिए क्या चाहिए, तो सीमा तो बन गई भारत की, लेकिन वास्तविक रूप से भारत कब बनेगा, जब उसके अंदर कौन रहेंगे, नागरिक रहेंगे। कौन रहेंगे, नागरिक। और जो भारत जो सीमा के अंदर रहेंगे तो उन नागरिकों को क्या मिलनी चाहिए, नागरिकता, यानी कि जिसके पास नागरिकता होगी वही भारत का नागरिक कहलाएगा। तो पहले तो सीमा का निर्धारण कर लिया, स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया, फिर उसके स्ट्रक्चर के अंदर कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा उसका निर्धारण किया जा रहा है भाग 2 से। मैंने आपको कहा एक भाग दूसरे भाग से हमेशा रिलेटेड है। आप सीधा पढ़ते हो, रटते हो, एक भाग में 2 भाग में, नहीं, एक दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। अगर इससे पढ़ोगे तो जीवन में कभी भी आपको इन चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहला तो सीमा का निर्धारण करा, दूसरा उसके अंदर कौन रहेगा उसके लिए क्या दी गई, नागरिकता के प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 4 हो गया था, तो 5 से लेकर 11 तक कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, नागरिक होगा तो उसको कैसे नागरिकता दी जाएगी, उससे नागरिकता छीनी भी जा सकती है विपरीत परिस्थितियों में। अभी एक नया कानून आया था CAA 2020, उसको देखेंगे। सब कुछ इस डिटेल इसी के अंदर आएगी। अब ये क्यों विशेष हो गया था, उसका एक कारण था, भारत का पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया। जब विभाजन हो गया तो सबसे बड़ी समस्या ये आ गई, अब कौन नागरिक होगा और कौन नागरिक नहीं होगा। उसके लिए विशेष प्रावधान थे इसमें, समझ में आ गए। और इसके लिए विशेष रूप से इसको 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया। मैंने आपको बताया था पहले कि 26 नवंबर 1949 को कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया, और उन अनुच्छेदों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा था, नागरिकता से संबंधित। क्यों था, क्योंकि भारत का पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया, तो कौन नागरिक होगा भारत का, कौन होगा पाकिस्तान का, इसको लेकर बहुत सारी विवाद आ जाए। उस विवादों का कैसे न कैसे करके सॉल्यूशन किया जाए, उसके लिए प्रावधान लाए गए। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान, ठीक है, इन दोनों को हमेशा एक साथ पढ़ोगे, ठीक है। अब जब नागरिक बन गए, क्या बन गए, नागरिक आप बन चुके हो, भाग 3 भाग 4 और भाग 5, फिर इन तीनों को एक साथ पढ़ोगे, ठीक है। अब जब नागरिक बन गए हो आप कहीं पर भी हो, तो नागरिकों को क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए बताइए। पृथ्वी पर, प्रकृति पर जब मानव सबसे पहले आया तो उसने क्या काम किया है, प्रकृति पर जब भी मानव आया है उसने सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करने का काम किया है, उसने अपने आप को प्रोटेक्शन करने का काम किया है। तो संविधान में सबसे पहले जब आप नागरिक बन गए हो तो आपको क्या दी जाएगी, सुरक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी, सुरक्षा। और वो सुरक्षा किस माध्यम से दी जाएगी, तो आपको पता है, सुरक्षा आपको दी जाएगी किससे, मूल अधिकार से। मूल अधिकार से आपको क्या दी जाएगी, सुरक्षा दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो मूल अधिकार, कौन से अधिकार, मूल अधिकार किस लिए दिए गए, मैंने आपको कहा हमेशा ध्यान रखिएगा,
सबसे पहले मनुष्य को, प्रकृति को, आज भी सभी को सबसे पहले क्या, आज भी सबसे पहले क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो संविधान में सबसे महत्वपूर्ण चीज को शुरुआत में दे दिया गया, जैसे ही आप नागरिक बने आपको सुरक्षा दे दी गई, प्रोटेक्शन दे दिया गया। किसके माध्यम से, मूल अधिकारों के माध्यम से दे दिया गया। अब जब मूल अधिकारों के माध्यम से आपको सुरक्षा मिल गई, जब व्यक्ति को सुरक्षा मिल जाती है, उसको कोई डर नहीं रहता, तो अपने आप का विकास करता है। क्या करता है, विकास। तो आगे का जो भाग है वो विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है, इन दोनों के माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, विकास होगा आपका। कैसे होगा, आपका विकास होगा। अब आप कहोगे आपका विकास कैसे होगा, जब राज्य अपने कर्तव्यों को निभाएगा तो आपका क्या होगा, विकास होगा। समझ में आ गई बात, तो ये ध्यान रखिएगा। अब भाग 4, तो भाग 4 में क्या दे रखा है, नीति निर्देशक तत्व। इस नाम से कई बार स्टूडेंट घबरा जाता है कि पता नहीं है नीति निर्देशक तत्व क्या है। अगर आप घबराते हो तो इसके लिए एक शब्द ध्यान रखना, आज के बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप याद रखना, राज्य के कर्तव्य। किसके, क्या नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो एक ही शब्द में आप बयां कर सकते हो कि नीति निर्देशक तत्व मतलब राज्य के कर्तव्य। अनुच्छेद 36 से 51 में इनकी जानकारी दी गई है। समझ में आ गई बात। अब राज्य के कर्तव्य है, जब राज्य के भी कर्तव्य होंगे तो साथ साथ में नागरिकों के भी कर्तव्य होने चाहिए। तो संविधान में क्या दिया गया, सॉरी यहां पर 4 के 5 लिखना भूल गया, 4 के ध्यान रखिएगा। तो राज्य के कर्तव्य हो गए, तो राज्य जब अपने कर्तव्य निभाए और नागरिक भी अपने कर्तव्यों को निभाएगा तो सिंपल सी बात है, राज्य का विकास होगा, व्यक्ति का विकास होगा, समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। क्यों, क्योंकि उनको पहले तो सुरक्षा मिल चुकी है। जब सुरक्षा मिल गई है तो विकास करेगा। राज्य अपने कर्तव्यों को पूरा करे और नागरिक अपने कर्तव्यों को पूरा करे तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि देश का, राष्ट्र का, व्यक्ति का, समाज का क्या होगा, विकास होगा। तो यहां पर क्या है, मूल कर्तव्य। किसके लिए, नागरिक के लिए। किसके कर्तव्य है, नागरिक के। और आर्टिकल 51 के। एक चीज और ध्यान रखेगा, जिसके पीछे भी आपको कै देखने को मिल जाए या अल्फाबेट्स का ए देखने को मिल जाए तो ध्यान रखिएगा वो मूल संविधान में नहीं था, उसको बाद में शामिल किया गया है। एक चीज और अच्छी है, आपसे पूछे मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे तो आप तुरंत जवाब देते हो। मूल संविधान में मूल कर्तव्य 10 थे, आज 11 हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मूल संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। समझ में आ गई, वो मूल कर्तव्य बाद में शामिल किया गया। लेकिन एग्जामिनर इतना अच्छा होता है कि आपसे पूछा मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य और ऑप्शन ए के अंदर वो रखेगा 10। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट की स्थिति वही है, मानसिकता वही है और वो तुरंत एक नंबर को गुणा कर देगा। क्यों, जो उसको आता था वो उसने पहले ही दे दिया। तो आप बी, सी और डी पर जाने की आपने कोशिश ही नहीं करी एग्जामिनर के हिसाब से। आपने कहा अच्छा मुझे तो पता था और पहले वाला ही आंसर जो है वही मुझे पता है तो मैंने सीधा कर दिया। आपने ऑप्शंस को पढ़ा ही नहीं। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, जब इजी क्वेश्चंस आए तो उसको ज्यादा दिमाग से पढ़ना है, हार्ड क्वेश्चन की बजाय इजी क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि वहां पर आपके गलती होने की संभावनाएं ज्यादा है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य आपको पता हो गए नागरिकों के। ठीक है, भाग 1 और 2 भारत के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में, यहां पर अगर इसको पढ़ेंगे तो ये किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। ये दोनों किसके संदर्भ में है, तीनों नागरिकों के संदर्भ में। किसके, अब समझना, याद करो वापस। भाग फर्स्ट, निर्माण किया भारत का तो संघ और राज्य क्षेत्र, उसमें लोग रहेंगे, उनको क्या दी जाएगी, नागरिकता। तो भाग सेकंड में क्या है, नागरिकता। नागरिकों को क्या चाहिए, सुरक्षा। तो भाग 3 में हमने सुरक्षा के लिए क्या दे दिया, मूल अधिकार। जब सुरक्षा मिल गई तो राज्य क्या करेगा, विकास। तो राज्य विकास करेगा। तो राज्य विकास कैसे करेगा, व्यक्ति विकास कैसे करेगा, जब राज्य अपने कर्तव्यों को निभाए और व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाए। तो राज्य के जो कर्तव्य है उनके कहा जाए नीति निर्देशक तत्व और नागरिकों के जो कर्तव्य उनको कहा जाएगा मूल कर्तव्य। तो भाग 4 में राज्य के कर्तव्य जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं और भाग 4 के में नागरिकों के मूल कर्तव्य जिसे हम मूल कर्तव्य के रूप में जानते हैं। ये सारी चीजें आपको टुकड़ों में पढ़नी है,
पहला 2 एक साथ पढ़ना है, 30, 4 और 5 एक साथ पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन इनको लागू या क्रियान्वित कौन करेगा? इनको लागू या फिर इनको क्रियान्वित करने का अधिकार किसके पास होगा? सरकार के पास होगा। किसके पास होगा? सरकार के पास। किसके पास होगा? सरकार के पास। तो यहां पर आप क्या देखोगे? यहां पर आप 5 प्रकार की सरकार देखोगे। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की सरकार। ठीक है, और ये 5 प्रकार की सरकार का मतलब है 5 प्रकार के भाग। तो देखना, भाग कहां पर आ गए अपने? 4 क्या तक आ गए? ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सरकार की आगे कि इन सब चीजों को जो हम कह रहे हैं इनको लागू कौन करेगा? तो इनको लागू सरकार करेगी। और सरकार कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी आप बताओगे? संघ सरकार, राज्य की सरकार, यूनियन टेरिटरी की सरकार, टेरिटरी की सरकार 3 हो गई। स्थानीय सरकार, जनजातीय सरकार, समझना। भाग 1, 2, 3, 4 और 4 क्या है? अब इन प्रोविजनों को लागू कौन करेगा? सरकारें लागू करेंगी। तो सरकार कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? मैंने कहा संघ सरकार, तो भाग 5 में किसमें? भाग 5 में संघ सरकार। भाग 6 में राज्य सरकार, अभी बताऊंगा। इसके आगे लिखोगे भाग 7, मैंने क्रॉस किया, उसको समझ लेना, वर्तमान में प्रभावी नहीं है, निरस्त कर दिया गया। भाग 8 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार। भाग 9 स्थानीय सरकार। और भाग 10 जनजातीय सरकार। याद हो जाएगा? इजी गोइंग में बता रहा हूं, चीजों को एक एक को समझा रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए। इसके अलावा इससे अच्छा कोई तरीका आपको देखने को नहीं मिलेगा भागों को याद करने का। मैंने कहा एक से दूसरा भाग, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसके बाद नागरिकता, नागरिकता के बाद सुरक्षा, सुरक्षा के बाद विकास, विकास, इन सब को लागू कौन करेगा? सरकारें। सरकार मूल रूप से कितनी? 5 प्रकार की। पहली संघ सरकार, दूसरी राज्य सरकार, तीसरी यूनियन टेरिटरी की सरकार, चौथी लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार, और 5वीं जनजातीय क्षेत्रों की सरकार। तो कुल कितने प्रकार की सरकारें? 5 प्रकार की। ठीक है, अब इनके भाग तो पढ़ लिए, अनुच्छेद पढ़ लो। यहां तक 51 तक आ गए थे, तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक ये होगा। ठीक है, इसके अनुच्छेद 152 से 237 तक ये होंगे। इसके एक ही होगा, इसको याद रखिएगा, अभी बता दूंगा। उसके बाद इसके अनुच्छेद 239 से 242 तक, इसके अनुच्छेद एक ही मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका भी एक ही मिलेगा अनुच्छेद। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं है। सरकारें कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहली संघ सरकार, दूसरी राज्य सरकार, तीसरी यूनियन टेरिटरी की सरकार,
फोर्थ स्थानीय सरकार, पांचवी जनजातीय सरकार। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाग अपने ने 10 याद कर लिए, पता भी नहीं लगा। भाग पहला सीमा, संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरा उसके अंदर रहने वाले लोग, नागरिकता। तीसरा उनको चाहिए सुरक्षा, तो मूल अधिकार। चौथा उनको चाहिए विकास, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 के नागरिकों के कर्तव्य। इन सबको करेगा कौन? सरकारें करेगी। सरकार कुल कितनी? 5 प्रकार की। भाग 5 में संघ सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 7 निरस्त कर दिया गया, भाग 8 यूनियन टेरिटरी क्षेत्रों की सरकार, भाग 9 स्थानीय सरकार और भाग 10 जनजातीय क्षेत्रों की सरकार। तो 10 भाग आपको याद हो गए 1 मिनट के अंदर, आपको बार बार कभी जीवन में भूलोगे ही नहीं। ठीक है। अब संघ सरकार में 52 से 151 में सब कुछ आ गया। सब कुछ का मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, जो भी विधायी कार्य हैं, संसद के जितने भी कार्य हैं, जितने भी विधेयकों से संबंधित जानकारी, सब कुछ इसमें आ गया। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इसमें आ गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसमें आ गया। ठीक है, सब कुछ इसमें आ गया। सेम इसी की फोटोकॉपी है। भाग 6 राज्य सरकार, वही राज्यपाल आ गया, मुख्यमंत्री आ गया, मंत्रिपरिषद आ गई, विधानसभा आ गई, विधान परिषद आ गई, हाई कोर्ट आ गया, सब कुछ इसमें आ गया, शामिल हो गया। इसके अलावा इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आ गया। ठीक है। भाग 8 यूनियन टेरिटरी आ गया, जो दिल्ली के साथ लगातार केंद्र का भी विवाद चल रहा है। आपको पता होगा वो आर्टिकल यहीं आपको देखने को मिलेंगे, आपने न्यूज को पढ़ा होगा। आर्टिकल 239A, आर्टिकल 239B, ये बार बार आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। ठीक है। उसके बाद स्थानीय सरकार, आपको पता था संविधान के अंदर संशोधन किया गया, संविधान संशोधन के माध्यम से इनको लागू किया गया। स्थानीय सरकार और जनजातीय सरकार, पूर्वोत्तर के राज्य, कौन से? पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र बिल्कुल भौगोलिक दृष्टि से और बॉर्डर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। उसके लिए विशेष एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई, उसको जनजातीय सरकार के रूप में जाना गया। तो सरकारें कितनी हो गई? 5 प्रकार की। अब समझ में आ गई सारी चीज। अब इसमें एक भाग आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा था, भाग 7, जिसको मैं आपको बता रहा था अलग से। भाग 7 क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? भाग 7 के अंदर राज्यों को श्रेणियों में दे रखा था। किसमें? राज्यों की श्रेणियां, ये A कैटेगरी का, B C कैटेगरी के, ऐसे। जब हम कह रहे हैं कि व्यक्तियों को समानता का अधिकार देने हैं, तो राज्य ऊपर नीचे होंगे तो व्यक्ति भी ऊपर नीचे हो जाएंगे। जब राज्यों को हम श्रेणियों में बांटेंगे कि ये कैटेगरी का, ये B कैटेगरी का, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। वहां के नागरिक, रहने वाले जो नागरिक होंगे, उनमें भी ऊंच नीच हो जाएगी। इसलिए राज्यों की जो श्रेणियां थी उनको हमने क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। तो ये राज्यों की श्रेणियों का प्रावधान है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। एक चीज इसको ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। याद हो गया? संघ सरकार, राज्य सरकार, यूनियन। अब स्थानीय सरकार में एक चीज और ध्यान रखिएगा। स्थानीय सरकार में 2 प्रावधान और किए गए। वो क्या थे उसको समझ लें। मुख्य रूप से स्थानीय सरकार में 3 सरकारें थी। एक ग्रामीण सरकार, जिसे हम क्या कहते हैं? पंचायत या पंचायती राज। दूसरी में थी शहरी सरकार, जिसे नगर निकाय के नाम से जाना गया। और तीसरी आपको देखने को मिलेगी सहकारी सरकार। एक चीज और थोड़ी सी याद रख लीजिएगा एग्जाम की दृष्टि से। ग्रामीण जो स्थानीय सरकार है, वो उसके 3 पार्ट्स हो गए। कौन कौन से? ग्रामीण सरकार, शहरी सरकार और सहकारी सरकार। समझ में आ गई बात? आर्टिकल 243 है, बस इनमें अल्फाबेट्स की दिक्कत आ जाती है, अल्फाबेट्स लगा दिया जाता है, उसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो ग्रामीण सरकार की बात करूं, मैं फिर आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये जो सरकार है, ये आपको देखने को मिलेगी 243 से लेकर 243O तक, ABCDEFGHIJKLMNO तक।
ठीक है, सॉरी M तक। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखनी है, उसके बाद शहरी सरकार आपको इसी में O से P Q R S T U V W X Y Z Z G तक आपको देखने को मिलेगी, Z G तक आपको देखने को मिलेगी। और तीसरी आपको मिलेगी Z T तक आपको देखने को मिलेगी। तो आर्टिकल एक ही है 243, बस पीछे के अल्फाबेट्स आपको बदल जाएंगे। तो सरकारें कुल कितनी तरह की, 3 तरह की, 5 तरह की सरकारें। स्थानीय सरकार मूल रूप से 3 प्रकार की, कौन कौन सी? पंचायती वाली जिसे ग्रामीण कहेंगे, नगर निगमों वाली जिसे शहरी कहेंगे, और साथ में सहकारी। तो ये 3 प्रकार की और चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये जो ग्रामीण सरकार है, कौन सी ग्रामीण सरकार है, इसको 73वें संविधान संशोधन से, इसको 74वें संविधान संशोधन से 1992, इसको भी 1992, और जो सहकारिता है इसे 97वां संविधान संशोधन 2011, इसके द्वारा संविधान में क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर आपको याद दिला देता हूं एक बार जल्दी से। भाग फर्स्ट, संघ और उसका राज्य क्षेत्र निर्माण किया, उसके अंदर लोगों को शामिल किया। तो नागरिकों को चाहिए सुरक्षा, भाग 3 में सुरक्षा के बाद विकास, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के कर्तव्य। अगले में नागरिकों के कर्तव्य, मूल कर्तव्य, तो भाग 4 तक आपको पता है। उसके बाद इन सबको इंप्लीमेंट कौन करेगा, सरकारें करेंगे। कितनी, 5 सरकारें। और 5वें भाग में सरकारों की जानकारी है, संघ सरकार की, किसकी, संघ सरकार की। 6 के अंदर राज्य सरकार की, 7 के अंदर राज्यों की श्रेणी थी जिसे वर्तमान में निरस्त कर दिया गया। 8वें के अंदर यूनियन टेरिटरी क्षेत्र की सरकार। 9वें के अंदर स्थानीय सरकार 3 प्रकार की, ग्रामीण सरकार जिसे पंचायती राज कहते हैं, शहरी सरकार जिसे नगर निकाय की सरकार कहते हैं, और साथ साथ में सहकारी सरकार जिसे सहकारिता के नाम से जाना जाता है, जो जनता और सरकार दोनों मिलकर करती हैं। एक सबके लिए, सब एक के लिए, सहकारिता का कॉन्सेप्ट यही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ना, सेम वैसे का वैसा यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 73वां, 74वां और 97वां। उसके अलावा जनजातीय सरकार, उत्तर पूर्व के क्षेत्रों के लिए जनजातीय सरकार की व्यवस्था की गई थी। तो ये सारी व्यवस्थाएं आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो भाग कितने याद हो गए, 10, तो आसानी से याद हो गए। मैं फिर बता रहा हूं, आपको इनको एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चीजें समझने के लिए हैं। और एक भाग दूसरे भाग से रिलेटेड है, कहीं पर भी उसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि बस जबरदस्ती उसको डाल दिया गया, ऐसा कोई प्रावधान आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलो अब इससे आगे की बात करते हैं कि इससे आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको भी आप देख लीजिए, जिससे आपको चीजें और ज्यादा याद रह जाएंगी। बाकी बचा हुआ एक साथ पढ़ लेते हैं, तो आज के बाद आपको भाग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे भाग ही मैं आपको पढ़ा देता हूं। उसके बाद कोई भी एग्जाम आप दीजिए, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भाग किससे रिलेटेड है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये भाग किससे रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं भागों को। तो भाग 10 तक अपना हो गया। अब देखिए, संघ व राज्य के मध्य संबंध। अब समझना, सरकारें हो गई, अलग अलग सरकारें हो गई, तो केंद्र की और राज्य की सरकारें अलग अलग हो गई, लेकिन उन दोनों के बीच में संबंध कैसे होंगे, उन दोनों के बीच में अधिकार कैसे होंगे, उन दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध कैसे होंगे, प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे, उन संबंधों को लेकर दिए गए हैं भाग 11 से लेकर भाग 13। तो पहली चीज याद रखना, 11, 12 और 13 किससे संबंधित है, किससे संबंधित, जल्दी से बताएं। तो आप बताओगे केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को लेकर है। किसके बीच, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को लेकर है। अब समझना, भाग 11 आपको देता है विधायी संबंध। कौन से संबंध, विधायी संबंध। भाग 12 आपको देगा
विधायी और साथ साथ में प्रशासनिक संबंध, ध्यान रखिएगा, विधायी और प्रशासनिक संबंध। भाग 12 आपको क्या देगा? वित्तीय संबंध। और भाग 13 आपको क्या देगा? व्यापार और वाणिज्य संबंध। बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 4 तक अलग कॉन्सेप्ट, 5 से 10 तक सरकारों का संबंध, 11 से लेकर 13 तक अलग बिल्कुल, जिनके अंदर केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की बात कही। कौन कौन से संबंध? विधायी और प्रशासनिक संबंध 244 से अपने ने बात कर ली थी। तो यहां पर कितने से शुरू होगा? 45 से शुरू होगा, ठीक है। और कहां तक चलेगा? 263 तक चलेगा। इसके बीच में कौन कौन से संबंध आ जाएंगे? विधायी संबंध भी आ जाएंगे, प्रशासनिक संबंध भी आ जाएंगे। अगर इन दोनों को भी अलग करना चाहते हो तो 245 से 55 और 255 से 56 से 63 ये लीजिए। अगर आप करना चाहते हो विधायी संबंध भी कितने हैं, वित्तीय संबंध भी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसको मत पढ़ना, इस चीज को याद रखना, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। विधायी और वित्तीय संबंध भाग 11 में पहले तो जानो को 11, 12 और 13 में संबंधों की बात। किसके संबंध? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे होंगे। 11 के अंदर दे रखा है विधायी संबंध, कानूनी संबंध और एडमिनिस्ट्रेशन संबंध। उसके बाद भाग 12 के अंदर दे रखा है वित्तीय संबंध और भाग 13 में व्यापारिक संबंध। ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। भाग 11 हो गया। भाग 12 के अंदर बात करेंगे तो 264 से लेकर, आपको पता है एक आर्टिकल आप बार बार पढ़ते हो, संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? आप पढ़ते तो संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, 31 में उसकी जानकारी दी गई थी। लेकिन सीधा आपसे जल्दीबाजी में कोई पूछ ले तुरंत कि संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार बन चुका है, वो संविधान के कौन से भाग में है, तो आपके दिमाग में जल्दी से आंसर नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये चीज और आप दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना कि संपत्ति का अधिकार संविधान के कौन से भाग में है। भाग 12 में इसकी जानकारी दी गई। भाग की बात बता रहा हूं, अनुच्छेद तो आप तुरंत बता दोगे 300A के अंदर उसकी जानकारी, लेकिन भाग की बात करूं तो ज्यादातर स्टूडेंट नहीं जवाब दे पाएंगे। तो भाग 12 के अंदर इसकी जानकारी दी गई। फिर आता था व्यापार और वाणिज्य संबंध। कौन से? व्यापार और वाणिज्य संबंध। तो आर्टिकल आपको पता है, अनुच्छेद 301 से 307। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। 11, 12 और 13 में कौन से संबंध है? व्यापारिक संबंध है। कौन से संबंध है? वित्तीय संबंध है। कौन से संबंध है? प्रशासनिक संबंध है। समझ में आ गया? ये सारी जानकारी 11, 12 और 13। पहले 11 में कौन कौन से संबंध है? विधायी और प्रशासनिक। 12 के अंदर वित्त से संबंधित, 13 के अंदर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित। याद हो जाएंगे? मैंने कहा था अलग अलग रूप में इनको याद करना है, 11, 12 और 13। अब उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीजें उसको ध्यान रखिएगा। अब यहां से आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। अब आपको अलग अलग पढ़ना है। भाग 14, भाग 14 में किसकी जानकारी है? आप कहोगे बिल्कुल इजी गोइंग। भाग 4 के अंदर अखिल भारतीय सेवाएं और साथ साथ में सेवा आयोग, चाहे राज्यों का हो चाहे केंद्र का हो, तो इसको ध्यान रखना है। आर्टिकल कहां से होगा? 307 वहां तक था, 308 से 323, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें भी दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, 308 से 314 तक, और ये वाला कब से रहेगा? 315। यानी कि आयोग की बात करूंगा तो इसकी, और सेवाओं की बात करूंगा तो इसकी। दो भागे हैं, एक सेवाओं का और एक कमीशन का, ठीक है। एक सर्विस का और एक कमीशन का, दो दो भाग 4, 14 के अंदर हो गए। अब इनसे संबंधित कोई वाद आ जाए तो उस वाद के लिए नई व्यवस्था की गई। तो भाग 14 के
क्या दिया गया, प्रशासनिक अभिकरण या ट्रिब्यूनल की बात की गई। इनसे संबंधित, इस सेवाओं से संबंधित कोई वाद विवाद आता है तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। समझ में आ गया? स्टेट के लिए अलग होगा, सेंट्रल के लिए अलग होगा, जॉइंट के लिए एक अलग होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए ट्रिब्यूनल जो उनके वाद विवादों को क्या करेगा, पूरा करेगा या उनके निराकरण करेगा। आर्टिकल 323A और साथ साथ में आपको पता है कि ये कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ये व्यवस्था आपको देखने को मिली 14, ठीक है। अब समझना एक चीज और है, व्यापार वाणिज्य संबंध हो गए। उसके बाद मैंने कहा था करेगा कौन, सरकार करेगी, सरकार ने कर दिया। फिर केंद्र और राज्यों के बीच संबंध हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सरकारें जो करेगी तो सरकारों में करेगा कौन, तो सरकारों में करेंगे अधिकारी। कौन करेंगे, अधिकारी। तो वो अधिकारी कैसे चुनकर आएंगे, उनके लिए भाग 14 में क्या की गई, व्यवस्था की गई कि अधिकारियों का चुनाव कैसे होगा, अधिकारी कैसे बनकर आएंगे, उनके लिए सेवाएं बनाई गई, उनके लिए एग्जाम्स का प्रोसेस किया गया, जिससे बनकर, जिससे चुनकर, जिससे सेलेक्ट होकर वो आएंगे और आगे सरकार में क्या करेंगे, भागीदारी करेंगे और नीति निर्माण का काम करेंगे। भाग 14 ये हो गया। अब बात करते हैं भाग 15 की। किसकी, भाग 15 किससे संबंधित, सभी को पता होगा, निर्वाचन से संबंधित। किससे संबंधित, निर्वाचन से संबंधित। कहां से कहां तक, या ए कर सकते हो इसमें भी, ठीक है। 324 से 329 वैसे नंबर याद रखिएगा, काम चल जाएगा। अब निर्वाचन क्यों आया उसको समझिए। अब ये अधिकारी आ गए, अधिकारी काम करने लगे तो अधिकारी अपनी मनमानी करेंगे, जैसा चाहे वैसा करेंगे। तो इन अधिकारियों के ऊपर भी किसको स्थापित किया जाए, किसी को नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, जनता के प्रतिनिधित्व आए, जनता के प्रतिनिधित्व चुने जाए। तो जनता के प्रतिनिधित्व कैसे आएंगे, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। कि निर्वाचन आयोग होगा जो जनता के बीच में जाएगा, नुमाइंदे निर्वाचन में खड़े होंगे, चुनाव के माध्यम से खड़े होंगे, अपने व्यक्ति को चुनाव करेंगे और वो चुनाव में वो जीत कर आएगा और वहां पर अपने लोगों का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा, जिससे इनके ऊपर नियंत्रण रखा जाए, जिससे लोगों की जो डिमांड है, जो जरूरत है, उनके हिसाब से इनको बताया जाए, उसके हिसाब से ये नीतियों को बनाएं, नीतियों को क्रियान्वित करें। अब इनको क्या पता कैसी नीति बनानी है, नीति तो वही बनानी है जो जनता के कल्याण के लिए हो। जनता के कल्याण की नीति कैसी होगी, कौन बताएगा, वो जनता ही बताएगी। लेकिन कैसे बताएगी, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो भाग 15 में किसकी जानकारी दी गई है, प्रतिनिधियों के माध्यम से, निर्वाचन आयोग की, जिसके माध्यम से जनता के प्रतिनिधि चुनकर आएंगे और अपनी समस्याओं को बताएंगे। उनके हिसाब से सरकार क्या करेगी, पॉलिसी का निर्माण करेंगे, अधिकारी पॉलिसी का निर्माण करेंगे। दूसरा, अधिकारी निरंकुश ना हो जाए, इनके ऊपर थोड़ा नियंत्रण भी स्थापित हो जाए, क्योंकि जनता के प्रतिनिधित्व है तो उनके ऊपर दबाव होगा, उस प्रकार की पॉलिसी वो लागू करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का जन कल्याण हो सके। भाग 15 आपको पता लग गया। अब भाग 15 के बाद अब भाग 16 की बात करो। विशेष वर्ग के लिए उपबंध, विशेष वर्ग का उपबंध। अब समझिए, अनुच्छेद 330 से 342। अब जो जनता के प्रतिनिधित्व आएंगे तो उसमें तो ताकतवर ही आ सकते हैं, कमजोर कैसे आएंगे, तो कमजोर नहीं आएंगे। तो उनके लिए क्या किया गया, विशेष उपबंध किया जाए, उनको रिजर्वेशन की व्यवस्था दी जाए, SC ST के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए, जिससे वो जनता के द्वारा चुनकर आ सके और अपने समाज की और अपने क्षेत्र की और अपनी समस्याओं की जो थी उनको लेकर नीतियां बनवा सके और उनको लागू करवा सके। तो विशेष वर्ग जो कमजोर है, जो पिछड़ा है, उसका प्रतिनिधित्व दिया गया किसके अंदर, निर्वाचन वाली व्यवस्था में, जिसमें लोग निर्वाचित होकर वहां पर पहुंच सकते हैं और अपने कमजोर वर्ग का क्या कर सके, नेतृत्व कर सके, जिसके हिसाब से उन कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए पॉलिसियां बनाई सके, उनके लिए प्रावधान किया गया। भाग 16 कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद याद करो भाग 17,
भाषा से संबंधित, भाषा से संबंधित 343 से 351 आर्टिकल्स। अब समझो, अब ये सारा काम हो रहा है, सब चुनकर आ रहे हैं, लेकिन कार्य किस भाषा में होगा उस भाषा की जानकारी दी गई है। किसमें? भाग 17 के अंदर भाषा से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, संघ सरकार की भाषा क्या होगी, राज्य सरकार की भाषा क्या होगी, हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, किस भाषा में काम किया जाएगा, उन सब की जानकारी किसमें? भाग 17 में। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक चीज को ध्यान रखना, एक एक चीज दूसरे से रिलेटेड है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, भाग 17 हो गया। भाग 18 लिख लो। भाग 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित? आपातकाल से संबंधित, आपातकालीन शक्तियों से संबंधित। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। अब कोई विशेष परिस्थितियां आ जाए राष्ट्र के अंदर, राज्य के अंदर या संघ के अंदर, तो उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पूरी की पूरी पावर ले ली जाती है। क्यों? क्योंकि वो विशेष परिस्थितियां हो गई, आपातकाल जैसी इमरजेंसी के हालात हो गए, उनकी व्यवस्था की गई है संविधान में कि कहां पर किस परिस्थितियों में क्या क्या लगाया जा सकता है। तो भाग 18 में इसकी बात कही गई है। उसके बाद बात करें भाग 19 की। किसकी? भाग 19। तो भाग 19 किससे संबंधित होगा? विशेष उपबंध किए गए हैं। अब की बार वाले विशेष उपबंध किसके लिए है? वो विशेष उपबंध तो किसके लिए थे? विशेष वर्ग के लिए थे। ये किसके लिए है? विशेष वर्ग के उपबंध है, एक तो राष्ट्रपति के लिए और एक राज्यपाल के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं, ये संवैधानिक प्रमुख है। एक राष्ट्र का प्रमुख है, एक राज्य का प्रमुख है, एक संवैधानिक प्रमुख है, एक राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति, एक राज्य का प्रथम व्यक्ति है। समय तो इन दोनों को कुछ विशेष या विशेषाधिकार प्रदान किए गए जो किसी और व्यक्ति को प्रदान नहीं किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष है और संवैधानिक प्रमुख है। समझ में आ गया? इसके लिए इनको विशेष सुरक्षा दी गई है, प्रोटेक्शन दिया गया है, उसको याद रखें। 19 हो गया। 19 के बाद याद करो, उसके बाद आता है 20। भाग 20। भाग 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें आर्टिकल नहीं लिखे, आर्टिकल लिखो। 360 हो गया तो इसके आर्टिकल जरूर लिखना। 361 से 367 तक इसके आर्टिकल्स हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है संविधान संशोधन। एक ही अनुच्छेद है 368। अब ये सारी चीजें हो गई, विशेष प्रावधान भी दे दिया, लेकिन संविधान में कुछ चीजें शामिल करनी हो, कुछ चीजों को हटाना हो, कुछ चीजों को शामिल करना हो समय के अनुसार। क्यों? समाज बदल रहा है, राष्ट्र बदल रहा है, तो जैसी परिस्थितियां पहले थी आज नहीं है, तो कुछ परिवर्तन करना हो तो कैसे करेंगे? अगर ये होता ही नहीं तो आज संविधान होता या नहीं होता इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है, हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। मैं आपको बता चुका था, दक्षिण अफ्रीका से ली है। 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है, आगे चलकर उस पर बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। उसके बाद आता है भाग 21। भाग 21 आता है। अब आप समझिए भाग 21 क्या कह रहा है? अस्थायी, वेरी वेरी ध्यान रखना, अस्थायी संक्रमणकारी, अस्थायी और संक्रमणकारी व्यवस्था। अस्थायी नाम आ गया तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 369 368 है तो 369 से 392 याद हो गया? कोई दिक्कत? याद नहीं आ रहा? ठीक है, इसमें याद रखिएगा अस्थायी के अंदर वही
अस्थायी प्रावधान किए गए जम्मू कश्मीर के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, सिक्किम के लिए, आंध्रा के लिए, विशेष विशेष क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए, लेकिन कैसे हैं? अस्थायी हैं, समय के साथ बदलाव किया जा सकता है। और आपको पता है 370 को हटा दिया गया, ठीक है, ये इसी के माध्यम से। और लास्ट और अंतिम भाग 22 संक्षिप्त नाम किसका? संविधान का। तो भारत का संविधान लिखा गया है। दूसरा, हिंदी का प्राधिकृत रूप। संविधान को जो हिंदी भाषा में लिखा गया उससे संबंधित जानकारी दी गई है। और तीसरा, इसमें प्रावधान निरसन का, यानी कि वो पुरानी पद्धतियां, वो विधियां जिनको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 392 से 395 और आपका संविधान के भाग लगभग क्या हो गए? पूरे हो गए। कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक चीज से दूसरी चीज रिलेटेड है, एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। एक को याद करोगे कभी भूलने की संभावना होगी ही नहीं। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, ध्यान रखिएगा। भाग 1 निर्माण किया, भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरे के अंदर उसमें कौन रहेंगे? नागरिक। तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित। तीसरा, नागरिकों को क्या चाहिए? सुरक्षा। तो भाग 3 में सुरक्षा की बात कही गई है मूल अधिकारों के माध्यम से। जब सुरक्षा मिल जाएगी तो विकास की बात है। तो भाग 4 में विकास की बात कही गई। नीति निर्देशक तत्व किसके? राज्य के कर्तव्य हैं। जब राज्य के कर्तव्य आ गए तो साथ साथ में क्या आएंगे? नागरिकों के कर्तव्य आएंगे। तो भाग 4 के में नागरिकों के कर्तव्य हो गए। अब इन सारी व्यवस्थाओं को, मूल अधिकारों को, नीति निर्देशक तत्व करेगा कौन? सरकारें करेंगी इंप्लीमेंट। तो सरकारें कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। भाग 5 के अंदर ही संघ सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, 7 मैंने कह दिया एकमात्र भाग है जो निरस्त कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया? क्योंकि वहां पर राज्यों को श्रेणियां बताई गई थी, इसलिए समाप्त कर दिया है। तो भाग 5 में संघ सरकार, 6 में राज्य सरकार, 7 समाप्त हो गया, 8 में यूनियन टेरिटरी की सरकार, 9वें के अंदर स्थानीय सरकार और 10 के अंदर जनजातीय सरकार। तो सरकार कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। 5, 6, 8, 9 और 10। 9 के अंदर जो सरकारें, स्थानीय सरकार, वो भी 3 तरह की हो गई। एक ग्रामीण सरकार जिसे पंचायती राज कहेंगे, एक शहरी सरकार जिसे नगर निकाय कहेंगे, एक सहकारी सरकार जिसे सहकारिता कहेंगे। समझ में आ गई बात? 3 प्रकार की सरकारें वहां पर दी गई हैं। अब हो गया, अब 10 तक सरकारें हो गई। अब सरकारें अलग हो गई, राज्य की सरकार अलग होगी, केंद्र की सरकार अलग होगी, यूनियन टेरिटरी अलग हो गई। तो इनके बीच में संबंध कैसे होंगे? उन संबंधों को लेकर बात कही गई। तो भाग 11, 12 और 13 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बताए गए हैं। भाग 11 के अंदर कौन सा संबंध बताया गया? विधायी और प्रशासनिक संबंध बताया गया। भाग 12 के अंदर वित्त से संबंधित बताया गया है। भाग 13 के अंदर वाणिज्य और व्यापार से संबंधित संबंध बताए गए। ठीक है, अब इन सब को ये संबंध भी स्थापित हो गए, लेकिन अब इनको कागज पर, जमीन पर उतारने के लिए क्या करना होगा? इनको उतारने के लिए हमें क्या चाहिएंगे? अधिकारी चाहिएंगे। अधिकारी कैसे आएंगे? उनका प्रावधान 14 में किया गया। क्या किया गया? अखिल भारतीय सेवाएं और साथ साथ में संघ लोक सेवा आयोग या आरपीएससी या यूपीएससी जैसी व्यवस्थाएं की गई। क्या उनके माध्यम से अधिकारी चुनकर आएंगे, बनकर आएंगे, प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से आएंगे और वो नीति निर्धारण में काम करेंगे। लेकिन उनके बीच में भी कोई विवाद हो जाए, उनके लेकर कुछ विवाद हो जाए प्रशासनिक, उनके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो 14 के में ट्रिब्यूनल बनाया गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये जो अधिकारी बनकर आएंगे, इनको क्या पता कैसी नीति बनानी है? तो इनके लिए क्या किया गया? भाग 15 में निर्वाचन किया गया। निर्वाचन किसका होगा? जनता के प्रतिनिधियों का माध्यम निर्वाचन होगा। जनता के जो प्रतिनिधि चुनकर आएंगे वो उन जनता की डिमांड्स को, जनता के काम की जो जानकारी होंगी उनको बताएंगे अधिकारियों को। अधिकारियों को जब बताएंगे तो अधिकारी उसके हिसाब से नीति बनाएंगे। तो छोटे से छोटे, नीचे से नीचे वर्ग में क्या होगा? विकास होगा। राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा, व्यक्ति का विकास होगा, समाज का विकास होगा। पहला काम तो ये था। दूसरा, निर्वाचित होकर आएंगे तो ये दबाव और नियंत्रण स्थापित करेंगे अधिकारियों पर, जिससे अधिकारी अपनी मनमानी ना कर सकें। तो ये व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर? भाग 15 के अंदर। जब भाग 15 के अंदर चुनकर आ जाएंगे तो चुनने के बाद भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो पिछड़े वर्ग के होंगे, जो कमजोर वर्ग होंगे, जो अति वो होंगे, उन लोगों को भी निर्वाचन में कैसे शामिल किया जाए?
जिससे उन लोगों का नेतृत्व भी संसद तक पहुंच सके, तो उनके लिए उनकी आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो विशेष वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, किसके अंदर? भाग 16 के अंदर। समझ में आ गया? भाग 16 के अंदर निर्वाचन विशेष वर्ग की व्यवस्था की गई। अब बात करेंगे जब निर्वाचन की व्यवस्था होगी तो ये सारा काम किस भाषा में होगा? तो भाग 17 में भाषा की बात कही गई, संघ की भाषा, राज्य की भाषा, कोर्टों की, न्यायालयों की भाषा की बात कही गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब ये जब भाषा हो जाएंगी, उसके बाद अगर देश के अंदर कोई विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाए तो उसमें किस किस प्रकार के प्रावधान किए होंगे, इसलिए आपातकालीन उपबंध की बात कही गई। किसके अंदर? भाग 18 में। जब आपातकालीन उपबंध हो जाएंगे तो आपको पता है आपातकालीन उपबंध के समय भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यपाल और राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्रदान होंगे। तो भाग 19 के अंदर विशेष उपबंध किए गए, किसको लेकर? राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर। उसके बाद भाग 20 आता है, संविधान के अंदर कोई चीज बदलनी हो, किस चीज में संशोधन करना हो, नई चीज शामिल करनी हो, पुरानी चीज को हटाना हो, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं होगी तो संविधान अब तक चल ही नहीं पाता। संविधान के चलने के पीछे का महत्वपूर्ण कारण है संविधान का संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो भाग 20 में अमेंडमेंट की बात कहिए। भाग 20 में अमेंडमेंट की भाग 21 अस्थायी या संक्रमणकारी शक्तियां कुछ क्षेत्रों विशेष के लिए कुछ अस्थायी प्रावधान किए गए थे। उन प्रावधानों को समय के अनुसार देखा जाएगा, अगर आवश्यकता होगी तो उनको समाप्त कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा या प्रभावहीन कर दिया जाएगा। तो अस्थायी या संक्रमणकारी भाग 21 के अंदर आपको पता आर्टिकल 370 इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद लास्ट और अंतिम भाग 22 भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान। हिंदी के लिए विशेष प्रावधान, संविधान के अंदर हिंदी जो लिखी गई है, हिंदी के अंदर जो संविधान लिखा गया उसकी जानकारी। और तीसरा, इससे पूर्व जो संविधान बनने से पूर्व 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम या 1935 का अधिनियम, जिसके अंदर कुछ विधियां थी, उनको निश्चित या निरस्त किया जाएगा। तो आपको पता होगा सारा का सारा भाग आपको मैंने पढ़ा दिए 1 से लेकर 22 तक। आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा। लाइफ में कभी आपको वापस संविधान के भाग पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ना ही रटने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं इसी उम्मीद के साथ ये क्लास आज की यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं अच्छे से अच्छे और वीडियो आपके लिए ला सकूं। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।